नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। कोर्ट्स राउंड अप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपकी कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। जजों की नियुक्ति मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सुनाई खरी खरी। कहा, उचित समय के भीतर सरकार फैसला ले। नियुक्ति प्रक्रिया पसंद नहीं तो नया कानून बनाए सरकार, अदालत करेगी कानून की जांच। छावला रेप मर्डर केस में आरोपियों को बरी करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल पुनर्विचार याचिका। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, अन्य पुनर्विचार याचिकाओं को देखने के बाद लेंगे निर्णय। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की एसआईटी जांच की मांग करने वाली क्यूरेटिव पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। सिख विरोधी दंगों की जांच का हवाला देते हुए की गई थी मांग। संविधान के खिलाफ टिप्पणी मामले में केरल हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। विधायक साजी चेरियन को अयोग्य ठहराने की थी याचिका। सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति और कॉलेजियम की भूमिका पर सुनवाई हुई। बेंच ने कहा कि जजों के नाम पर सहमति देने की कोई समय सीमा होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति पर सरकार कानून लाना चाहती है तो लाए, लेकिन जब तक कॉलेजियम है उसका अनुसरण हो। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि विधायिका के पास कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन वो कानून कोर्ट के न्यायिक परीक्षण के दायरे में आएगा और कोर्ट उसका न्यायिक परीक्षण कर सकती है। जस्टिस कौल ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि वो सरकार को समझाए कि उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का कॉलेजियम को लेकर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। जस्टिस कौल ने आदेश में कहा कि देखा गया है कि कई हाईकोर्ट में जजों के रिटायरमेंट से 6 महीने पहले तक नए जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू नहीं होती। उन्होंने कहा कि हमें ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि नामों को लेकर हाईकोर्ट गंभीरता दिखाए। जजों की नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम द्वारा दोबारा भेजे गए नामों के आधार पर नियुक्ति का निर्देश देने की मांग मामले में सुनवाई हुई। जस्टिस कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि कॉलेजियम सिस्टम के बारे में सही या गलत कुछ भी कहें, लेकिन इसके द्वारा नामों की सिफारिश किए जाने पर निर्णय लेने की कुछ समय सीमा होनी चाहिए। उन्होंने सरकार से कहा कि उचित समय के भीतर आपको फैसला लेना होगा। एक बार नाम दोहराए जाने के बाद आपको नियुक्त करना होगा। जब तक कॉलेजियम प्रणाली है तब तक आपको इसे लागू करना होगा। उन्होंने कहा कि यदि आप एक नया कानून लाना चाहते हैं तो आप ला सकते हैं, लेकिन जब तक मौजूद कानून की व्यवस्था का पालन करना होगा। हमारा काम कानून को लागू करना है, क्योंकि ये आज भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि इससे पहले केंद्र ने एक हलफनामा दायर कर कहा था कि न्यायिक नियुक्तियों के मामले में समय सीमा उचित नहीं है। ये पिंग पोंग की लड़ाई कब तक चलेगी? उन्होंने कहा कि ऐसे मामले सामने आए हैं जहां केंद्र ने 2 साल बाद नाम वापस भेजे हैं। ये तरीका परेशान करने वाला है। ये भी एक वजह कि अच्छे नाम नहीं आ पाते हैं। समस्या यह है कि एक बार जब हाईकोर्ट कॉलेजियम नामों की अनुशंसा करता है तो एक समय के भीतर केंद्र आपत्ति करने का अधिकार है। जस्टिस कौल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के द्वारा सिफारिश किए गए नामों को नियुक्ति किए जाने का प्रतिशत 50-50 तक है। जस्टिस कौल ने कहा कि अभी कॉलेजियम सिस्टम मौजूद है। हम ये देख रहे हैं कि केंद्र द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किस तरह से लागू किया जा सकता है। जस्टिस कौल ने कहा कि आप नाम को 2 बार 3 बार वापस भेजते हैं, तो क्या इसका मतलब अगर केंद्र को कोई नाम पसंद नहीं आता तो आप कानून का पालन नहीं करेंगे? वहीं अटॉर्नी जनरल की ओर से कहा गया कि मेरा प्रयास है कि ये प्रक्रिया को कैसे तेज किया जाए। उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले के बाद कुछ सुझाव जिनको मैंने स्वयं देखा और कानून मंत्री के साथ साझा भी किया, इसके बाद एमओपी या मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को वापस भेज दिया गया। उसका असर दिखने में समय लगेगा। इस दौरान मैंने सिस्टम को देखा जिसमें उसके काम का तरीका, देरी के कारण आदि का समझने की कोशिश की गई। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जजों की नियुक्ति में देरी को लेकर दाखिल उन 2 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिनमें केंद्र को न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज।
तो वहीं प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ के समक्ष 2012 के छावला सामूहिक बलात्कार के 3 आरोपियों को बरी करने के आदेश के खिलाफ एक समीक्षा याचिका को गुरुवार को उल्लेख किया गया। वकील ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मामले में मृत्युदंड को बरी करने के कारण जनता का विश्वास हिल गया है। उसने मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की। सीजेआई ने कहा कि इस मामले में दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं को देखने के बाद इस पर निर्णय लेंगे। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि वो इस मामले में कोरम को भी देखना पड़ेगा। पूर्व प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस बेला एम त्रिपाठी की खंडपीठ द्वारा सुनाए गए फैसले पर पुनर्विचार की मांग की गई है। खंडपीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया था जिसमें 3 आरोपियों को 19 वर्षीय लड़की के बलात्कार और हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। तीनों आरोपियों राहुल, रवि और विनोद पर लड़की का अपहरण करने का आरोप लगाया गया जब वो 9 फरवरी 2012 को अपने कार्यस्थल से घर लौट रही थी। बाद में पुलिस को 14 फरवरी को हरियाणा के रेवाड़ी के पास लड़की का क्षत-विक्षत शव मिला और जिस पर कई घाव थे। पोस्टमार्टम में पता चला कि उस पर हमला किया गया, उसके साथ रेप किया गया और उसकी आंखों पर तेजाब डाल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड की पुष्टि करने की मांग करने वाली एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी और मृत्युदंड की सजा को माफ करने की मांग करने वाली एमिकस क्यूरिया और सीनियर एडवोकेट सोनिया माथुर की दलीलों पर सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। ट्रायल कोर्ट ने पहले तीनों आरोपियों को मौत की सजा दी थी, जिसे हाईकोर्ट ने अगस्त 2014 में दिए गए अपने फैसले में मंजूर किया था। तो वहीं कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की एसआईटी जांच की मांग करने वाली रूट्स इन कश्मीर की क्यूरेटिव पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। एनजीओ रूट्स इन कश्मीर की ओर से दायर याचिका को देरी का आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में खारिज कर दिया था। अब क्यूरेटिव याचिका में सिख विरोधी दंगों की फिर से हो रही जांच का हवाला देते हुए कहा गया है कि इंसानियत के खिलाफ नरसंहार जैसे मामलों में कोई समय सीमा का नियम लागू नहीं होता। क्यूरेटिव पिटीशन में कहा गया था कि मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में कार्यवाही करने कोई सीमा समय नहीं होती है। सीजेआई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच में जस्टिस चंद्रचूड़ के साथ जस्टिस संजय किशन कौल और एस अब्दुल नजीर शामिल रहे। क्यूरेटिव पिटीशन पुनर्विचार याचिका से थोड़ा अलग होता है। इसमें फैसले की जगह पूरे केस में उन मुद्दों या विषयों को चिन्हित किया जाता है जिसमें उन्हें लगता है कि इन पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। क्यूरेटिव पिटीशन में यह भी बताना जरूरी होता है कि आखिर वो किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती कर रहा है। इसे तब दाखिल किया जाता है जब किसी दोषी की राष्ट्रपति के पास भेजी गई दया याचिका और सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी जाती है। ऐसे में क्यूरेटिव पिटीशन दोषी के पास मौजूद अंतिम मौका होता है जिसके द्वारा वो अपने लिए निर्धारित की गई सजा में नरमी की गुहार लगा सकता है या लगा सकती है। अगर किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला नहीं दिया हो तो भी वो मामले में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल कर सकता है। क्यूरेटिव पिटीशन किसी भी मामले में कोर्ट में सुनवाई का अंतिम चरण होता है। इसमें फैसला आने के बाद दोषी किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता नहीं ले सकता है। तो वहीं देश के 50वें प्रधान न्यायाधीश बने जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में अपना 1 महीना पूरा कर लिया है। न्यायाधीश चंद्रचूड़ के फैसले जितने मजबूत और तार्किक होते हैं उतनी ही बेबाकी के साथ वो असहमति भी जताते हैं। वो पहले ही कह चुके हैं कि अदालतों का काम कानूनी जवाबदेही के साथ अत्याचार दूर करना है। कई बार उन्होंने फैसलों में पीठ से अलग राय रखी है। अपने 1 महीने के कार्यकाल में न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने दूरगामी प्रभाव वाले कई महत्वपूर्ण फैसले लिए।
चाहे वो समलैंगिक जोड़ों के विवाह के अधिकार की जांच करने का निर्णय का फैसला हो या वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग होने के दावे के बाद उस क्षेत्र की सुरक्षा से संबंधित लिया गया फैसला हो। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ को न्यायपालिका के डिजिटलीकरण के लिए कदम उठाने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट का मोबाइल ऐप 2.0 लॉन्च की पहल की थी, जिसके परिणाम स्वरूप सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एंड्रॉइड फोन एप्लीकेशन का 2.0 संस्करण लॉन्च किया। यह एप्लीकेशन कानून अधिकारियों और केंद्रीय मंत्रालयों के नोडल अधिकारियों को रियल टाइम में अदालती कार्यवाही को देखने की सुविधा देगा। इसके अलावा न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने आपराधिक अपील, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर और भूमि अधिग्रहण मामलों और मोटर दुर्घटना दावा मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष बेंच स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ को 9 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 50वें सीजेआई के रूप में शपथ दिलाई थी। वहीं इससे पहले जस्टिस चंद्रचूड़ कई संविधान पीठों और ऐतिहासिक फैसलों जैसे अयोध्या मुद्दे का हिस्सा रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 मामलों में स्थगन लेने के लिए एक वकील के निर्देश पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रॉक्सी वकील के रूप में पेश हुई कानून के प्रथम वर्ष के एक छात्रा के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। ये देखते हुए कि कानून की छात्रा जो एक वकील के साथ इंटर्नशिप कर रही थी या तो भ्रमित थी या स्थिति को संभालने में असमर्थ थी। जस्टिस अनीश दयाल ने कहा, यह स्पष्ट है कि कानून की छात्रा को बार काउंसलिंग द्वारा उचित रूप से नामांकित होने और बार में भर्ती होने से पहले किसी भी अदालत के समक्ष किसी भी मामले में प्रॉक्सी वकील के रूप में पेश नहीं होना चाहिए। अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 419 रूप बदलकर धोखा देने की सजा और 209 अदालत में झूठा दावा करना के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया। कानून की छात्रा ने 20 अगस्त को द्वारका कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें आईपीसी की धारा 177 और 179 के तहत अपराधों के लिए उसके खिलाफ संज्ञान लिया गया था। याचिकाकर्ता का मामला था कि जब एमएम द्वारा मामले के संबंध में उससे कुछ सवाल पूछे गए तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि उन्हें केवल स्थगन लेने का निर्देश दिया गया था और उन्हें मामले की जानकारी नहीं थी। कानून की छात्रा के अनुसार वो हिंदी माध्यम की छात्रा थी और उसे कानूनी शब्दावली का कोई ज्ञान नहीं था और इसीलिए वो समझ नहीं पाई कि एमएम द्वारा क्या पूछा गया है। हालांकि कानून की छात्रा से उचित प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर एमएम ने उसके खिलाफ संज्ञान लिया और 8 सितंबर को द्वारका बार एसोसिएशन के मानद सचिव द्वारा एफआईआर दर्ज की गई। मामले के रिकॉर्ड का अवलोकन करते हुए जस्टिस दयाल ने कहा कि इस मुद्दे को ट्रायल कोर्ट के समक्ष असंगत रूप से प्रवर्धित किया गया था, ये देखते हुए कि एमएम ने दर्ज किया था। तो वहीं राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने स्नातकोत्तर डेंटल मेडिकल छात्रों के एडमिशन को नियमित करने से इनकार कर दिया, जिन्हें 2017 में कोटा कॉलेज द्वारा नीट पीजी प्रक्रिया का पालन किए बिना एडमिशन दिया गया था। चीफ जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस अनूप कुमार ढांड की खंडपीठ ने कहा कि उम्मीदवारों को एकल पीठ द्वारा पहले जारी किए गए निर्देशों के अनुसार 10 लाख रुपए का मुआवजा पाने के लिए कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई करने की स्वतंत्रता होगी। खंडपीठ ने कहा कि अब समय आ गया कि शिक्षण संस्थानों में इस तरह के पिछले दरवाजे से एडमिशन को रोका जाए। साथ ही दासवानी डेंटल कॉलेज पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है, जिसने एमडीएस कोर्स में एडमिशन दिया। ये देखते हुए कि कॉलेज ने अपने द्वारा पारित आदेशों का उल्लंघन करते हुए अपीलकर्ताओं को एमडीएस पाठ्यक्रम की डिग्री वितरित की। अदालत ने उम्मीदवारों को आज से 1 महीने के भीतर राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के साथ डिग्री जमा करने का निर्देश दिया। एक एकल पीठ ने
पहले विश्वविद्यालय को एमडीएस पाठ्यक्रम 2017 में अपीलकर्ताओं को भर्ती करने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया और कॉलेज को प्रत्येक उम्मीदवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। अदालत को बताया गया कि एमडीएस कोर्स की कई सीटें निर्धारित कट ऑफ के कारण खाली रह गई थीं। पीजी आधार पर समान राहत नहीं दी जा सकती है कि उसने अब अपना पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है। डिवीजन बेंच ने कहा कि जब उपयुक्त संख्या में उम्मीदवार उपलब्ध नहीं थे तो प्रतिशत को कम करने के निर्णय लिया गया और उम्मीदवारों को मॉपअप राउंड काउंसलिंग में भाग लेने का मौका दिया गया, लेकिन एडमिशन बोर्ड ने कहीं भी किसी को भी अवसर नहीं दिया। डेंटल कॉलेजेस को मॉपअप राउंड के बाद अपने दम पर छात्रों को एडमिशन देना होगा। कोर्ट ने छात्रों को कोई राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि अपील में कोई दम नहीं है। केरल उच्च न्यायालय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एक विधायक साजी चेरियन की कथित रूप से भारत के संविधान का अपमान करने वाली टिप्पणी पर अयोग्य ठहराने की याचिका खारिज कर दी है। मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी चाली की खंडपीठ ने फैसला सुनाया। याचिका में कोर्ट से ये घोषणा करने का आदेश मांगा गया था कि केरल के पूर्व मत्स्य और संस्कृति मंत्री साजी चेरियन विधायक के पद पर रहने के हकदार नहीं हैं। इस साल की शुरुआत में चेरियन ने खुद को गर्म पानी में पाया था जब उन्होंने कहा था कि भारत के संविधान का इस्तेमाल आम लोगों के शोषण के लिए किया गया था। पार्टी के कार्यक्रम में दिए गए भाषण ने इतना विवाद खड़ा कर दिया कि विधायक ने जल्द ही इस्तीफा दे दिया। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि सार्वजनिक रूप से संविधान का अपमान करके चेरियन ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 173A और 188 का उल्लंघन किया, जो विधायकों द्वारा शपथ लेने की योग्यता और शपथ को निर्धारित करता है। दूसरी ओर महाधिवक्ता के गोपाल कृष्ण कुरूप ने प्रस्तुत किया कि संविधान के अनुच्छेद 191 और 192 के अनुसार राज्य विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य को अयोग्य ठहराने के लिए कुछ निश्चित मापदंडों और प्रक्रियाओं का पालन किया जाना है। केसी भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत तत्काल रिट याचिका की अनुमति नहीं दी जा सकती है। पीठ ने पहले कहा था कि अनुच्छेद 173A के प्रावधान जो विधायकों के लिए योग्यता से संबंधित है लागू नहीं हो सकते हैं, क्योंकि चेरियन पहले ही राज्य विधानमंडल के सदस्य के रूप में चुने जा चुके हैं। तो वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राइमरी स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया में शामिल रहे कुछ अभ्यर्थियों को राहत प्रदान की। शिक्षा मित्र संबंधित आवेदन पत्र में उल्लिखित विसंगतियों त्रुटियों के कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी थी। जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने कहा कि यदि कोई उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन में कुछ ऐसी जानकारी देता है जिससे वो खुद को वंचित स्थिति में पाता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द नहीं की जाएगी। इस संबंध में अदालत ने ज्योति यादव और अन्य बनाम यूपी राज्य और राहुल कुमार बनाम यूपी राज्य और अन्य के मामलों में सुप्रीम कोर्ट के 2 निर्णयों का उल्लेख किया, जिसमें यह फैसला दिया गया था कि यदि कोई उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन में कुछ जानकारी देता है जो वास्तविक जानकारी के अनुरूप नहीं है लेकिन उसे किसी लाभप्रद स्थिति में नहीं डालती है, ऐसी गलत सूचना अपने आप में उम्मीदवारी को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकती है। इसके साथ ही कोर्ट ने 100 से अधिक अभ्यर्थियों को राहत देते हुए अधिकारियों को आदेश निर्देश जारी किए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्वोक्त निर्णयों में की गई टिप्पणी के आलोक में सक्षम प्राधिकारी द्वारा शिक्षा मित्र से संबंधित मुद्दे की फिर से जांच की जाए। शिक्षा मित्र के संबंध में उनके द्वारा की गई त्रुटि के कारण उम्मीदवारों की उम्मीदवारी को खारिज करने वाले सभी विवादित आदेश रद्द किए जाते हैं। न्यायालय उम्मीदवारों याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह से निपट रहा था जिनकी वर्ष 2019 में प्राथमिक विद्यालय में यूपी सहायक शिक्षक के पद के लिए उम्मीदवारी या तो ऑनलाइन आवेदन और ऑनलाइन आवेदन उम्मीदवार की वास्तविक स्थिति के बीच विसंगति के कारण उचित नहीं पाई गई थी।
पटना हाईकोर्ट के एक जज ने आरक्षण का मजाक उड़ाते हुए अपनी टिप्पणी से विवाद खड़ा कर दिया है। जस्टिस संदीप कुमार की बेंच की 23 नवंबर को हुई कार्यवाही की लाइव स्ट्रीम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बिहार सरकार के एक जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी अरविंद कुमार भारती से पटना हाईकोर्ट के एक जज सवाल कर रहे हैं। अदालत ने उनसे ये बताने के लिए पेश होने को कहा था कि पार्टीशन का मुकदमा लंबित होने के दौरान उन्होंने एक पक्ष को भूमि अधिग्रहण मुआवजा कैसे जारी किया। बातचीत के दौरान अदालत को सूचित किया गया कि अधिकारी को पहले विजिलेंस ट्रैप केस में निलंबन का सामना करना पड़ा था। जस्टिस कुमार ने पक्षकारों को अपना हलफनामा दाखिल करने के लिए समय देने के लिए मामले को स्थगित करने के बाद अधिकारी से हिंदी में पूछा, भारती जी आरक्षण पर आए नौकरी में क्या? अधिकारी ने हाँ में जवाब दिया। अधिकारी के कोर्ट रूम में चले जाने के बाद कोर्ट रूम में मौजूद कुछ वकील हंसने लगे। एक वकील ने टिप्पणी की, अब तो हुजूर समझिएगा बात। एक अन्य वकील ने कहा, 2 नौकरी के बराबर तो हो गया होगा, यानी कि 2 नौकरियों के लायक संपत्ति बनाई गई होगी, इसका ये मतलब था। जज ने फिर अपना हाथ हिलाया और कहा, नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं होता इन लोगों का, ये बेचारा पैसा जो कमाया होगा खत्म कर दिया होगा। जज की टिप्पणी पर कई वकीलों की हंसी छूट गई और इस बातचीत का वीडियो वायरल होने के बाद जज के आचरण की सोशल मीडिया में कड़ी आलोचना हुई। भारती जी रिजर्वेशन पर आए थे नौकरी में क्या? जाइए समझ गए नाम सीरियल नंबर 41 क्रिमिनल मिसलेनियस नंबर 8 2 नौकरी के बराबर तो हो गया होगा। नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं होता इन लोग। ये बेचारा पैसा जो कमाया होगा खत्म कर दिया होगा। तो वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट को महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को सूचित किया कि राज्य ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके परिवार की कथित आय से अधिक संपत्ति की जांच शुरू कर दी है। सरकारी वकील अरुणा पाई ने जस्टिस धीरज ठाकुर और जस्टिस वाल्मीकि मेनेजिस की खंडपीठ को सूचित किया कि आर्थिक अपराध शाखा ने एक गौरी भिडे द्वारा दायर शिकायत की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। अदालत ने भिडे की जनहित याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। याचिकाकर्ता ने सीबीआई और ईडी को मुंबई पुलिस में दर्ज उसकी शिकायत का संज्ञान लेने और जांच को अपने हाथों में लेने का निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि उद्धव और उनकी पत्नी रश्मि और उनके बेटे आदित्य ने अपनी आय से आधिकारिक स्रोत के रूप में कभी भी किसी विशेष सेवा, पेशे और व्यवसाय का खुलासा नहीं किया है और फिर भी उनके पास मुंबई जैसे मेट्रो शहर और रायगढ़ जिले में बड़ी संपत्ति है जिसकी कीमत करोड़ों में हो सकती है। ठाकरे की ओर से सीनियर एडवोकेट एसपी चिनॉय ने जनहित याचिका के सुनवाई योग्य होने को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि यदि शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो सीआरपीसी में प्रक्रिया दी गई है। उन्होंने कहा कि आपराधिक जांच की प्रक्रिया को तब तक नहीं छोड़ा जा सकता जब तक कि असाधारण परिस्थितियां ना हो। गुण दोष के आधार पर उन्होंने कहा कि याचिका में ऐसा कोई विशिष्ट तथ्य नहीं दिया गया है जिसके आधार पर आपराधिक कार्यवाही शुरू की जा सके। याचिकाकर्ता गौरी भिडे और उसके पिता अभय भिडे कई वर्षों से सैनिकों के गढ़ दादर के निवासी हैं। उन्होंने आपातकाल के दौरान शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे के साप्ताहिक संक्षिप्त रूप से छापा था। उनकी याचिका में महाराष्ट्र सरकार के स्वामित्व की सिडको द्वारा एक ट्रस्ट प्रबोधन प्रकाशन के लिए दिए गए भूमि भूखंडों के संबंध में भी सवाल उठाए गए हैं। चलिए, कोर्ट्स राउंडअप में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.